नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो भी पीवाईक्यूज़ के माध्यम से। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। हम लोग आधुनिक काल डिस्कशन कर रहे थे और उसमें डिस्कशन कर रहे थे छायावाद। छायावाद का हम लोग पहला पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं और यह दूसरा पार्ट है। दोस्तों, लगभग 100 प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे छायावाद के, और यह मेरे द्वारा, मेरा नाम ललित द्विवेदी है, मेरे द्वारा डिस्कशन किया जाता है। चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, दोनों मेरे ही द्वारा डिस्कशन की जाती हैं। दोस्तों, यह क्लास आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4, टीजीटी, पीजीटी जो यूपी का अभी रिसेंटली होने वाला है, और नेट की अगर आप लोग तैयारी करते हैं उसके भी क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं के सॉल्व पेपर हैं। अगर भारत देश में कहीं भी हिंदी साहित्य पूछा गया है, हिंदी साहित्य से एक भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी का घटना चक्र पुनरावलोकन की बुक आती है, उसमें सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग घटना चक्र पुनरावलोकन की बुक डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी कंप्लीट बुक डिस्कशन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं जब तक आप सभी की आएंगी संभवतः तब तक आप सभी की बुक पूरी डिस्कशन हो जाएगी। तो यह सीरीज में अगर आप लोग ज्वाइन रहते हैं तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कशन करते हैं आज, और 146 नंबर प्रश्न से छोड़े थे, 146 नंबर से ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 146 नंबर प्रश्न डिस्कशन करना है। 146 नंबर प्रश्न है कि कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। तो निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? पिछली बार बताया जा चुका है कि कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें क्रम बताना है, कौन सा क्रम होगा, सीक्वेंस कौन सा होगा। तो आप सभी का कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, यह बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले अगर आप लोग यह 15 सर्ग देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है कामायनी के 15 सर्ग, ठीक है। तो और साथ साथ में उससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स भी डिस्कशन किए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिए जाकर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और शेयर कर देना, तो थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और लाइक कर देना, चैनल को लाइक करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मुझे रिस्पांस मिलता रहता है आप सभी का कि आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही हैं। 15 सर्गों में विभाजित किया गया है कामायनी को। और इस महाकाव्य सर्ग क्रमशः चिंता, आशा, श्रद्धा, यह रट लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं और बन सकते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आप सभी का टीआरई 4 हो। और टीआरई 4 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। चिंता पहला हो जाएगा सर्ग, आशा दूसरा सर्ग हो जाएगा, श्रद्धा तीसरा सर्ग हो जाएगा, काम चौथा सर्ग हो जाएगा, वासना पांचवा सर्ग हो जाएगा, लज्जा छठा सर्ग हो जाएगा, कर्म आप सभी का यही पूछा गया है क्रम। तो देख लीजिए कर्म आप सभी का एक सेकेंड थोड़ा, चलिए दोस्तों, यह आप सभी का क्रम पूछा गया है और यह देख लेना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा और कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इसमें पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि नवम सर्ग कौन सा है। पिछली बार वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं कि पूछा गया है प्रश्न कि नवम सर्ग कौन सा है। तो पहला सर्ग भी पूछा जा सकता है, लास्ट वाला सर्ग भी पूछा जा सकता है। तो आखिरी सर्ग आनंद है और पहला सर्ग चिंता है। और आप सभी लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवां सर्ग कर्म है, आठवां सर्ग आप सभी का ईर्ष्या है, नवां सर्ग ईड़ा है और 10वां सर्ग स्वप्न है। तो 7 8 9 10 क्रम पूछा गया आप सभी का, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, ठीक है। तो यह याद रखना और आप सभी को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा एग्जाम में। 147 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। असत्य कथन को चिन्हित करना है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, तो श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, यह सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राम की शक्ति की पूजा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसकी है। तीसरी वाला ऑप्शन है आप सभी का, कुकुरमुत्ता में छायावाद शब्दावली का निषेध है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावलियों का निषेध है, तो ये भी सही है आप सभी का। इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावलियों का निषेध है, यह सही है। डी वाला आप सभी का हो जाएगा, अंधेरे में कविता चांद का मुटेढ़ा में संकलित है, यह नहीं संकलित है, यही आप लोगों का गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है, डी वाला आप सभी का हो जाएगा
और अंधेरे आप सभी का जैसे है अंधेरे कमरे में, सॉरी अंधेरे कमरे नहीं, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, किसकी है? अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, जो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। उनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें जो है संकलित है। ठीक है, तो यह लंबी कविता है। शेष कथन सही है। चलिए हम लोग देख भी चुके हैं। यह 148 नंबर प्रश्न बताना है आप सभी को। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, बताना नहीं, तो उत्तर यहाँ पर आप सभी का लिखा रहता है डी साइड में। तो आप सभी को लोगों को सिर्फ डिस्कशन करना है, प्रश्न उत्तर देखना है, जिससे क्या है आप सभी को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है एग्जाम्स में। जैसे यह टीजीटी यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है, तो आप सभी को पता चल जाएगा 2005 का प्रश्न ऐसा आता है और ऐसे ही आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस यह है ये, क्योंकि सॉल्व पेपर है और यह घटना चक्र की एक खासियत बात होती है कि क्वेश्चंस के साथ में आप सभी को आंसर देते हैं, आंसर के साथ में आप सभी को एक्सप्लेन देते हैं। यही उनकी एक अच्छी चीज़ है बुक में, जो आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। 148 नंबर प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखना जाकर। 152 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यह कब पूछा गया प्रश्न देख लीजिए, एनवीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, प्रवक्ता। चलिए दोस्तों, यह एक्सप्लेन नहीं देखने वाला है, चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की दृष्टि में देख लीजिए क्या है। डॉक्टर नागेंद्र की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावाद को सत्य काव्य कहते हैं। तो ये भी याद रखना डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। हृदय श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, चलिए यह टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इन सबसे जुड़े प्रश्न उत्तर हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग जरूर जाना, देखना जाके उस वीडियो को, और लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है। पीपीटी ही ना सही, लेकिन आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन वही मिलते हैं जो पीपीटी पर पढ़ाए जाते हैं और जो आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं, और वही क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। बस रिगार्डिंग हम दूसरे टाइप से करते हैं, क्योंकि उस वैसे गजट होने चाहिए, वैसे चीज़ें आप सभी के पास में सुविधा होनी चाहिए, तभी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, डिस्कशन करने का लेवल भी अच्छा रहेगा, बशर्ते पीपीटी और डिजिटल बोर्ड नहीं है। 154 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना। कामायनी को श्रद्धा का प्रतीक, तो कामायनी को श्रद्धा का प्रतीक हृदय। कामायनी को श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखना। या केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 155 नंबर प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? तो प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में, फिर बाद में उसको खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है। लेकिन प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद जी की है। यह मत भूल जाना, क्योंकि पीजीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का डिस्कशन आप सभी को देखना चाहिए। जो पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेन, वह आप सभी को बिल्कुल एक तन्मयता के साथ में देखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आगे बनेंगे। प्रेम पथिक काव्य संग्रह, तो पहले पूछ लिया जाएगा प्रेम पथिक किस विद्या की रचना है? तो काव्य संग्रह है। ठीक है, सर्वप्रथम 1909 ईस्वी ब्रजभाषा में तथा 1914 में खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित हुई। तो 1914 में खड़ी बोली में प्रकाशित हुई और 1909 में यह ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई प्रेम पथिक, जो कि काव्य संग्रह है। कुछ आलोचक इसे 1913 ईस्वी खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित मानते हैं, लेकिन 1913 में मानते हैं, 1914 में मानते हैं, लेकिन कुछ आलोचक, और जनरली 1914 में ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ अगला प्रश्न नहीं, अगली चीज़ें, अगला फैक्ट देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। उर्वशी चंपू, ये पूछा जा चुका है, उर्वशी किस विद्या की रचना है? तो चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोचार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक, तो आंसू, लहर तथा कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो यह आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। उर्वशी किस विद्या की रचना है? तो चंपू काव्य है। आंसू आप सभी का 1925 में प्रकाशित हुआ था। विरह प्रधान स्मृत काव्य, याद रखना, आगे क्वेश्चन इसी से बनेंगे आप सभी के। और आंसू आप सभी का खंड काव्य, क्या है? खंड काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू आप सभी का 1925 में प्रकाशित हुआ था, जो कि विरह प्रधान स्मृत काव्य है। झरना, लहर इनकी काव्य कृतियाँ हैं, जबकि ध्रुव स्वामिनी
तथा स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं। झरना, लहर इनकी क्या है, काव्य कृति है। पूछ लिया जाएगा झरना लहर किस विद्या की रचना है, तो काव्य रचना है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ध्रुव सामनी तथा स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं, तो ध्रुव सामनी और स्कंदगुप्त किस विद्या की रचना है, तो नाटक है, किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आप सभी को देखने, आप सभी के सामने ऐसे प्रश्न ही बन के सामने आएंगे। झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 24 कविताएं संकलित हैं। यह पूछा गया प्रश्न है कि झरना का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था और इनमें 24 कविताएं संकलित हैं। ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो झरना में 24 कविताएं संकलित हैं और यह 1918 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। काव्य संग्रह के दूसरे तीसरे संस्करण में 24 से अधिक कविताएं संकलित हैं। तो अब झरना का जो दूसरा संस्करण वह तीसरा संस्करण आया था, जिसमें 24 से अधिक कविताएं संकलित हैं। ये भी याद रखना, दीप शिखा महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। अब ये याद रखेंगे आप सभी को, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित मिलेगा, तो आप लोग वो भी प्रश्न कर पाएंगे। तो इसीलिए यह पैसेज आप सभी को दिखाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 156 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। ठीक, तो उन छायावादी कवि, ये भी याद रखना, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ठीक, तो कौन सी रचना नहीं है, देख लीजिए। कानन कुसुम ऊपर पढ़ चुके हैं। झरना है, झरना कब प्रकाशित हुई थी, तो 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कितनी रचनाएं सम्मिलित हैं, 24 रचनाएं सम्मिलित हैं। दीप शिखा किसकी है, अभी 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 डायरेक्ट ये ऊपर अभी हटा भी नहीं है। दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है, तो यह नहीं सही है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो यह 15 सर्गों में विभक्त है जो कि ठीक है। पीजीटी 2009 का प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 157 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना क्या है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है और यह एनवीएस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो सर 157 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की कृति, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं संकलित हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि आने वाले क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, तो देख लीजिए 24 कविताएं संकलित हैं। कितनी, 24 कविताएं संकलित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 158 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। आंसू है, तो आंसू क्या है, आंसू क्या है, आंसू क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, तो खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य। तो खंड काव्य आंसू क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है आंसू खंड काव्य है। आप सभी लोगों को बताना है, क्या सही है कमेंट बॉक्स में डालना। तो खंड काव्य ही है, आप सभी को बताना नहीं, खंड काव्य ही है। और यह एक विरह प्रधान रचना है जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बार बार देखेंगे नहीं। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। क्या है, आंसू खंड काव्य है और खंड काव्य की श्रेणी में माना जाता है और यह विरह प्रधान रचना है। 1925 में प्रकाशित हुई थी। टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। डीएसएसबी 2021 में पूछा गया प्रश्न, मतलब लेटेस्ट है और लेटेस्ट है प्रश्न तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बार बार रिपीटेड होते हैं हिंदी के प्रश्न, तो आप सभी के पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों 159 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है, तो यही पूछा गया था ऊपर वाले में कि आंसू है, तो विरह काव्य क्या, विरह काव्य प्रधान रचना है। तो आंसू क्या है, विरह काव्य प्रधान रचना। इसकी प्रकाशन कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। यह इसको खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न होगा डीएसएसबी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग 160 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है, तो जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है, आप सभी को बताना है। झरना, लहर, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त। तो यह ध्रुव सामनी और स्कंदगुप्त क्या है, नाटक है। झरना और लहर क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यह केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाएगा। हम लोगों ने जो ऊपर एक्सप्लेन देखा था उसी से प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो हर प्रश्न का आप सभी को एक्सप्लेन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बीच से ना देखिए वीडियो को, भगा भगा कर ना देखिए। अगर देखना है तो 1.5 के एक्स पर लगा लेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में भी आएगा और भगाएंगे भी नहीं। 2x पर लगा लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि 1.5x मैक्सिमम है, उससे ऊपर लगा के देखना नहीं चाहिए कोई वीडियो। एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है, वेरी लेटेस्ट, बहुत लेटेस्ट प्रश्न है। तो 161 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना की है,
तो यह कामायनी की है। किसकी है? कामायनी की है। अच्छा, कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? और कामायनी में सर्गों की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, अगर डाल पाना। यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है और पूरी वीडियोस तो कोई देख ही नहीं पाता। बहुत रेयर केस में मतलब 50 लोगों में एक आधा दो लोग निकल आते हैं जो भी पूरी वीडियो को देखते हैं और उसके प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं। बाकी सभी लोग भगा भगा कर देखते हैं, जो प्रश्न समझ में आता है ठीक है, नहीं तो चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर का देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्तियां हैं, किसकी हैं? कामायनी की। कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया। 162 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है? यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2001 में। तो कानन कुसुम ऊपर हम लोग देखे थे, ये भी सही है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव सामनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। और चारचंद्र लेख और तितली, तितली किसकी है और चांदचंद्र लेख किसकी? आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। यह दोस्तों प्रश्न 2011 का 2001 का प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृत नहीं है? चारचंद्र लेख नहीं, तितली भी है, ध्रुव सामनी है, कानन कुसुम भी है। तो चारचंद्र लेख किसकी रचना है, यह आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। HBD याद रखना, चारचंद्र लेख। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी है पैसेज में, चारचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, याद रखना, बार बार पूछी गई है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पुनर्वा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो पूछा जाता है अनाम दास का पोथा किस विद्या की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक, तो उपन्यास है। कुटज, कुटज भी याद रखना क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है, आगे अभी आप सभी को मिलेंगे प्रश्न। विचार विवाह, अशोक के फूल, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कल्पलता, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विचार और वितर्क निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कुट्टज आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अनाम दास का पोथा किस विद्या की रचना और किसकी रचना है? तो अनाम दास जी का पोथा उपन्यास है, उपन्यास विद्या की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यह याद रखना। विचार और वितर्क किस विद्या की रचना है? तो काव्य निबंध संग्रह है। अच्छा, कानन कुसुम आप सभी का पहले भी हम लोग देख चुके हैं पैसेज में। ध्रुव सामने भी पहले देख चुके हैं, तितली भी हम लोग देख चुके हैं। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जो दिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोगों के प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डिस्कशन किया जाता है। नहीं तो मैं तो पैसे छोड़ दूँ, आगे बढ़ जाऊँ, कॉपीराइट का भी इशू नहीं होगा। लेकिन कॉपीराइट का रिस्क लेकर आप सभी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सभी के साथ में कुछ करना चाहते हैं और आप सभी के साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं और आप सभी को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं क्लासेस के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी नहीं तो कॉपीराइट का इशू रहता है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करना तो कोशिश करना कि जो आइकन बना रहता है क्लास के नीचे चैनल का, तो उस पर क्लिक करना, चैनल पर जाना, तब सब्सक्राइब करना। क्योंकि अगर इस पर कॉपीराइट आ जाएगा तो वीडियो डिलीट करनी पड़ जाएंगी, तो आपका सब्सक्रिप्शन भी चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोग करेंगे भी कि सर का सपोर्ट कर दें, लेकिन वो फिर चला जाएगा तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा, शायद क्लासेस आप लोग देखना बीच में भूल जाते हैं, तो ये भी होता है। चलिए हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिका प्राप्त हुआ था। तो यह एक पुरस्कार होता है, वह प्राप्त हुआ था। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। ये भी याद रखना है आप सभी को। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया है। विश्व भारती का कार्य, संपादन कार्य इन्होंने ही किया। किन्होंने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, कुटज नाम से निबंध संग्रह और तथा निबंध दोनों है, तो आप सभी से पूछ लिया जाएगा कुटज किस विद्या की रचना है? तो निबंध संग्रह है और निबंध दोनों है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 163 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पारद्वार महादेवी जी की रचना नहीं है।
दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। यह टीजीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। अगर आप सभी लोग इस पैसेज को पढ़ लेंगे और इस पैसेज के डिस्कशन को सुन लेंगे, तो आप सभी को आने वाले प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। तो सुनना पड़ेगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का पैसेज डिस्कशन होता है, तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम से कम आप सभी के 15 से 16 क्वेश्चन बन जाएंगे। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की नहीं है, किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अज्ञेय किसका उपनाम है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम है। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार किसकी है? तो अज्ञेय जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देख लीजिए, और भी दी हुई हैं, यह भी आप सभी को याद रखना है, आगे प्रश्न में बनेंगे। निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, यामा, संध्या और दीप शिखा इत्यादि किसकी है? काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी के। तो काव्य संग्रह याद रखना, निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, यामा, संध्या और दीप शिखा इत्यादि इनकी काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है, काव्य रचनाएं हैं। छायावादी रचनाकारों में इनके गीतों के मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति सबसे अधिक है। ठीक, तो छायावादी ये कवि हैं, तो इनको भी याद रखना आप सभी को, काव्यत्री हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इन्होंने छायावाद का विरोध किया है। तो यह आप सभी की कथन आ सकता है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इन्होंने किसने छायावाद का विरोध किया है? तो महादेवी वर्मा जी ने विरोध किया है। यह आगे प्रश्न आएगा भी है और पूछा भी गया है प्रश्न। यह दोस्तों पैसेज में पॉइंट दिया गया है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो यह उपनाम है, और टीआरई और टीजीटी पीजीटी में मुंह फैलाए लोग बैठे रहते हैं कि ऐसे प्रश्न बनाने के लिए। तो आप सभी को देखना पड़ेगा कि ऐसे ही प्रश्न फ्रेम होते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल वीणा पाणी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के वीणा पाणी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी ही रहस्यवादी के भीतर रही हैं। निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, तो निहार कब आया था? 1930 में आया था, और इनका प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो यह आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। निहार 1930 में आया था, तो प्रथम काव्य संग्रह था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आप सभी को। और यह 164 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निहार, रस्म, नीरजा एक काव्य संग्रह किसके हैं? तो निहार, रस्म, नीरजा काव्य संग्रह किसके हैं? ये भी याद रखना पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा जी के हैं। और यह पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो पल्लव महादेवी वर्मा का नहीं है। पल्लव किसका है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पिछली वीडियोज में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसको। निहार, रस्म, नीरजा किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा जी की है। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह प्रश्न आप सभी लोग रट डालना। दोस्तों हम लोग 166 नंबर प्रश्न तक कर चुके हैं। इसके आगे अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आप सभी को दे देंगे। और हिंदी साहित्य आप सभी को पता है बोरिंग सब्जेक्ट है, और थोड़ा हम आज माइक लगाना भूल गए हैं, और माइक सामने रखी रही और हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिए वीडियो की। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि आप सभी को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। बाकी आप लोग एडजस्ट कर लेना, अगली बार पार्ट में माइक लगा लेंगे। माइक ही भूल गए, इसीलिए थोड़ा हम रोक रहे हैं। अगले पार्ट में आप सभी को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि माइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप सभी को हो सकता है आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो, तो आप लोग थोड़ा क्षमा कर देना। बाकी अगली वीडियो में आप सभी को माइक के साथ में मिलेंगे, अच्छी आवाज़ के साथ मिलेंगे, और आशा करते हैं आप लोग थोड़ा समझेंगे इस बात को। और नए थोड़ा रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा समझ में नहीं आता है, और बाद में फिर जब समझ में आता है तब अरे क्या करे जाओ, क्योंकि आधा घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर दो, फिर उसके बाद में सोचो चलो अच्छा। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, आशा करते हैं आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना, लाइक करने चैनल को।